हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंचायत समिति। हमने पिछले टॉपिक में ग्राम पंचायत को पढ़ा था और अब हम पंचायत समिति को पढ़ेंगे। मैं आपको इसके लिए भी काफ़ी सारे नोट्स और क्वेश्चंस प्रोवाइड करा चुकी हूँ, काफ़ी कुछ भेज चुकी हूँ। तो आई होप आपने वो सब पढ़ा होगा और उसके नोट्स भी बनाए होंगे। ये जो आपको स्क्रीन पे नोट्स दिख रहे हैं हैंड रिटन, ये मेरी उस बुक से बनाए हुए हैं जो कि मैंने आपको रेफ़र की थी, प्रोफेसर रविंद्र शर्मा की। तो ये एक्चुअली मैं आपको ये टॉपिक समझाना चाहती थी। दूसरा मेरा वही मकसद है कि मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको कितने नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं, तो आप उनको कैसे सिस्टमेटिक कर सकते हैं और उसमें से किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और आपको वो याद कैसे करना है। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब हम ये स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं 3 लेयर का, तो इसमें पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तो इनका फॉर्मेट एक जैसा बनाया गया है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कुछ चीज़ें जिनमें आपको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, उन पर आप कैसे ध्यान देंगे वो मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए, सबसे पहले पंचायत समिति। एक तो पहले आप ये समझिए कि जो 3 टियर सिस्टम हमने बनाया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण जो जगह दी गई है, जिसको सबसे मेन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में इस्टेब्लिश किया गया है, वो है पंचायत समिति। जैसे ग्राम पंचायत का रोल है तो वो गांव तक सीमित है। जिला परिषद को मेनली जो है मॉनिटरिंग और उसके रिगार्डिंग मतलब एजेंसी के रूप में इस्टेब्लिश किया गया है। वो एक कोऑर्डिनेटिंग और एक मॉनिटरिंग एजेंसी के रूप में ज़्यादा काम करती है। जबकि जो ट्रू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जिसको कि सबसे ज़्यादा मुख्य तौर पर क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण समझा गया है, जिसको क्रियान्वयन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे वेल तरीके से इस्टेब्लिश करके डेवलप किया गया है, वो है पंचायत समिति। तो पहली बात तो ये सबसे महत्वपूर्ण स्तर पे आती है। दूसरा, इसको प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की धुरी कहते हैं। क्यों कहेंगे आप समझ सकते हैं, क्योंकि मेन इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी यही है। फिर इसका गठन जो होता है राजपत्र में सूचना द्वारा गठन होता है, गजट में इसकी सूचना दी जाती है। दूसरा है कि प्रत्येक विकास खंड पर इसका गठन किया जाता है। अब देखिए, आप जब राजस्थान का स्थानीय प्रशासन पढ़ रहे होंगे तो इसमें आप 2 चीज़ों में बहुत कंफ्यूज होंगे। कई जगह पे आएगा तहसील और कई जगह पर आएगा पंचायत समिति। अब कौन सा एरिया पंचायत समिति में आता है, कौन सा एरिया तहसील में आता है, तो इसमें सबसे मेन पॉइंट जो समझने का है उसे आप ऐसे समझिए कि दोनों को गठित करने का मकसद ही बिल्कुल अलग है। विकास खंड जो हैं जहाँ पर कि पंचायत समितियों का गठन किया जाता है, वो विकास कार्यों के लिए गठित की गई, यानी कि डेवलपमेंटल जो प्रोसेस होता है उसके लिए, चाहे वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना हो या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना हो, उसके लिए इस विकास खंड का गठन किया गया है। जबकि तहसील प्रशासन जो है हमारा, वो स्पेशली राजस्व प्रशासन के लिए गठित किया गया है, यानी कि उसका अपना एक मकसद है रेवेन्यू का, है ना। अब राजस्थान में अगर आप देखेंगे कई जगहों पर कोई ज़रूरी नहीं है। पहली बात तो आप ये समझिए कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि पंचायत समिति और तहसील के एरियाज़ मिलते जुलते होंगे, यानी कि पंचायत समिति में जो 5 गांव आते हैं वही उस तहसील की 5 गांव में, उस तहसील के अंदर भी वो 5 गांव आएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। हो सकता है पंचायत समिति में 5 गाँव आते हों, लेकिन राजस्व जो तहसील गठित की जाएगी उसके अंदर 6 गाँव आ जाएंगे, जो कि पास वाली किसी पंचायत समिति का हो सकता है। ऐसा पॉसिबल है। लेकिन राजस्थान में क्या किया गया है कि कोशिश की गई है कि इन दोनों इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र जो हैं वो मिलते जुलते हों ऑलमोस्ट, यानी कि पंचायत समिति के गांव और तहसील के गांव जो हैं वो मिलते जुलते रखने का प्रयास किया गया है, ताकि लोगों को कम कन्फ्यूजन हो। दूसरी बात, क्योंकि विकास खंड पे गठित की जाती है, इसका मतलब है कि एक ब्लॉक डिसाइड कर लिया जाता है। तो पंचायत समिति का मुख्यालय जनरली किसी भी जगह पे हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मेनली इसमें क्या ध्यान रखा जाता है, जो गांव ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, जहाँ पर कोई सरकारी दफ्तर भी होते हैं, जैसे तहसील का मुख्यालय जहाँ होगा वहाँ पंचायत समिति का मुख्यालय भी बना दिया जाता है, ताकि तहसील में काम के लिए जो लोग आएँ उनका अगर पंचायत समिति से कोई काम है तो वो वहाँ मतलब लोगों की सुविधा के हिसाब से ये डेवलप किया गया है। बड़ी जगहों, बड़ा गांव में मार्केट भी ज़्यादा बड़ा होता है, दुकानें होती हैं, लोग आसपास के गांव से उस गांव में शॉपिंग करने भी आते हैं, तो वो तहसील में भी उनका कोई काम हो तो दोनों काम साथ साथ हो जाएं, इस तरह की सुविधा का ध्यान रखते हुए किया जाता है। तो पंचायत समिति का
जो है वो कहीं भी एक गांव में उसके ऑफिस का गठन किया जाता है। फिर वही मैं आपको जिस तरह से बता रही थी उसी फ्रेम में बताऊंगी। पहले मैंने आपको बताया पंचायत समिति क्या होती है, उसके बाद हम पढ़ेंगे पंचायत समिति का संगठन या संरचना, जिसमें आपको वही 7-8 पॉइंट जो पिछले ग्राम पंचायत में हमने पढ़े थे वो करेंगे, और उसके बाद में हम पंचायत समिति कार्य और शक्तियाँ करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस बताती जाऊँगी कि आपको ग्राम पंचायत से किस तरह से अलग करके याद करना है। तो देखिए, पहला पॉइंट है पंचायत समिति की संरचना या संगठन में कि एक निगमित निकाय के रूप में होती है। ये सेम ग्राम पंचायत के जैसा है। जैसे ग्राम पंचायत में था कि ये एक राजपत्र में सूचित करके निगमित निकाय बनाया जाता है, मैं आपको उस वीडियो में बता चुकी हूँ कि इसका मतलब ये होता है कि ये एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, कानूनी व्यक्ति के रूप में, जिस पर मुकदमा चला सकते हैं और जो किसी और पर भी मुकदमा चला सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, प्रॉपर्टी बेच सकता है। तो ये एक निगमित निकाय के रूप में होता है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे पंचायत समिति के सदस्य। पंचायत समिति के सदस्यों में देखिए, एक तो निर्वाचित सदस्य होते हैं इसके, जो कि उस क्षेत्र में पंचायत समिति में के चुनाव होते हैं स्पेशली, तो उनमें निर्वाचन के लिए जो ब्लॉक्स बनाए जाते हैं उनके आधार पर सदस्य चुने जाते हैं। दूसरा, उस पंचायत समिति क्षेत्र के जो विधायक हैं वो इसके पदेन सदस्य के रूप में मेंबर होते हैं। पदेन सदस्य किन्हें कहा जाता है? देखिए, इनकी क्या खासियत होती है कि इनको और जो काम होंगे पंचायत समिति के, मान लीजिए कोई भी इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग या किसी और तरह के पंचायत समिति के काम हैं, तो उनके बारे में जब बातचीत चल रही है और उनके बारे में डिबेट चल रही है तो इन्हें मतदान का अधिकार दिया गया है। लेकिन पंचायत समिति के प्रधान और उप प्रधान का जो चुनाव होता है और उन्हें जो हटाए जाने की प्रक्रिया होती है उसमें इनका योगदान नहीं होता है। तीसरा, इसके जो सदस्य होते हैं वो पंचायत समिति में जितनी पंचायतें हैं, मान लीजिए एक पंचायत समिति में 5 या 6 गांव आते हैं, तो उन 5 या 6 गाँव के जितने सरपंच हैं वो भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। ये क्यों बनाए गए हैं? देखिए, आंगिक संबंध, जिनको कि ऑर्गेनिक लिंकेज कहते हैं। ऑर्गेनिक लिंकेज का मतलब होता है जैसे आप हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे से किसी न किसी रूप से कनेक्टेड हैं। एक ऑर्गन को अगर कोई चीज़ इफ़ेक्ट करती है तो उससे जुड़ा हुआ दूसरा ऑर्गन भी अपने काम को उसका काम गड़बड़ होने लग जाता है। तो ये हमारी पूरी बॉडी जिस तरह से ऑर्गेनिक लिंकेज के थ्रू कनेक्टेड है, उस तरह का ऑर्गेनिक लिंकेज डेवलप करने के लिए इनको सदस्य बनाया गया है। क्योंकि पंचायत समिति बेसिकली काम किन पर करेगी? ग्राम पंचायतों पर ही तो करेगी ना, तो उनका सदस्य इसको बनाया गया है। ये 3 सदस्य इनके होते हैं। इसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है कि जो क्षेत्र निर्वाचन के लिए जो क्षेत्र बनाए गए हैं, यानी कि पहले जो सदस्य हैं, पहले नंबर पे जो निर्वाचित सदस्य लिखे हैं, वो किस आधार पर चुने जाते हैं कि अगर 1 लाख तक की जनसंख्या किसी पंचायत समिति की है तो वहाँ पर 15 निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएंगे, और उसके बाद में जो हर 500 पर एक जो क्षेत्र होता है निर्वाचन का वो बढ़ा दिया जाता है। तो ये इसका क्राइटेरिया रखा गया है। उसके बाद में आरक्षण सेम एज पंचायत, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, वही 3 बनाने हैं आपको। ओबीसी के लिए, महिलाओं के लिए और SC ST के लिए महिलाओं को 50% है, ओबीसी को 21% है और SC ST को उनकी पॉपुलेशन के अनुपात में होता है। ये कंपटीशन एग्ज़ाम में SC ST आरक्षण पे ज़रूर प्रश्न पूछा जाता है। वो पूछते हैं कि कितना % है। मैं बता चुकी हूँ शायद आपको कि नौकरियों में 7% और 14% है, तो लोग कंफ्यूज होकर उसका उत्तर दे देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि SC ST को जो आरक्षण है वो उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। उसके बाद पंचायत समिति का कार्यकाल वही 5 वर्ष का, सेम रूल्स हैं जो ग्राम पंचायत के लिए होते हैं। हर 5 वर्ष पे नए चुनाव कराए जाते हैं। तो अगर भंग भी कर दी जाती है तो जितनी भंग की गई थी उसकी जो भी तारीख होती है उससे 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराए जाने ज़रूरी होते हैं। उसके बाद आता है प्रधान और उप प्रधान का निर्वाचन। प्रधान और उप प्रधान का निर्वाचन राजस्थान में अप्रत्यक्ष प्रणाली से किया जाता है, यानी कि पंचायत के जो निर्वाचित सदस्य हैं, बाकी के जो 2 हैं ना, जो विधायक हैं और जो सरपंच, ग्राम पंचायतों के जो सरपंच होते हैं, उनको प्रधान और उप प्रधान का निर्वाचन करने, उन्हें चुनने और उनको हटाए जाने की प्रक्रिया में किसी तरह की भूमिका नहीं दी गई है। सिर्फ जो चुने हुए सदस्य होते हैं वही प्रधान और अपने में से एक प्रधान और उप प्रधान को चुन लेते हैं।
उसके बाद में आता है प्रधान या उपप्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या पदमुक्ति किस प्रकार से की जाती है। तो जो कुछ रूल्स तो इसके पंचायत से मिलते जुलते हैं, वही कि प्रथम 2 वर्ष तक किसी प्रकार का नहीं लाया जाता है, और अगर एक बार ले आए और वो पारित नहीं हो पाया तो अगले 1 साल तक नहीं आएगा। ये मेन वो जो पंचायत में था सेम ही था। अलग क्या है इसमें देखिए, और हाँ एक कॉमन क्या है कि वही 1/3 लेकर आएंगे। एक तिहाई सदस्य जो है वो इस आशय का प्रस्ताव देंगे कि हमें अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना है, तो वो लाया जाएगा जैसे कि उसमें लाया जाता है। इनमें डिफरेंस क्या है, पहली तो डिफरेंस ये है कि अध्यक्षता कौन करता है। ग्राम पंचायत में कौन अध्यक्षता करा था, जिला विकास विकास अधिकारी जो था वो करता था। इसमें अध्यक्षता कौन करता है, जिला परिषद का कार्यकारी अधिकारी CEO, जो जिला परिषद के CEO होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। दूसरा देखिए, इसमें एक डिफरेंस क्या है कि कितने % से वो पास होना चाहिए। ग्राम पंचायत में कितना था, 3/4 से, लेकिन पंचायत समिति में कितना है, 2/3 से, 2/3 मतों से पारित होना चाहिए। अगर आप इसको परसेंटेज में समझेंगे तो आप ऐसे समझिए कि पंचायत समिति के प्रधान और उप प्रधान को हटाए जाने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया है वो प्रस्ताव लगभग 66%, 66.66% जो हैं उससे पारित होना चाहिए, जबकि ग्राम पंचायत में 3/4 था, मतलब 75% से पारित होना चाहिए। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अध्यक्षता का ध्यान रखिएगा, एक बाकी सब चीज़ें सेम हैं, कब कब लाया जा सकता है, कितने सदस्य ला सकते हैं, 2 चीज़ें अलग हैं। पंचायत समिति की जब ये कार्यवाही चल रही होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है और कितने सदस्यों के बहुमत से उसे पारित किया जाता है, बाकी चीज़ें सेम हैं। तो आप इन 2 पॉइंट्स को स्पेशली ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आता है बैठक, कम से कम महीने में 1 बार होती है, पंचायत समिति के मुख्यालय पे आयोजित की जाती है। विशेष बैठक का वही प्रावधान सेम, अगर कोई काम है तो पूर्व सूचना दे करके बुलाई जा सकती है। गणपूर्ति सेम 1/3 आवश्यक मानी गई है, वो सेम जो उसमें है पंचायत में है वैसा है। पंचायत समिति की स्थायी समितियां बिल्कुल सेम वही समितियां हैं ज़्यादातर जो पंचायत में थी, एक एक्स्ट्रा है सतर्कता समिति। इस सतर्कता समिति की क्या खासियत होती है कि ये प्रत्येक पंचायत समिति के लिए राज्य सरकार गठित करती है, और इसमें टोटल 5 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 सदस्य जो हैं वो पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, जबकि 2 राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये जो जितनी भी पंचायत समिति के कार्यक्रम योजनाएं आदि होते हैं उनका पर्यवेक्षण करती है। तो ये आपका एक टॉपिक पूरा होता है किस चीज़ का, पंचायत समिति की संरचना या संगठन का। आप इन 9 पॉइंट्स पे थोड़ा थोड़ा मतलब ये मैंने तो बहुत ही शॉर्ट में लिखा है क्योंकि मैं आपको ग्राम पंचायत के समय ये बता चुकी थी, इसीलिए। तो आप थोड़ी सी और एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैंने आपको बोली हैं उन्हें थोड़ा 2-2 लाइन की डिटेल में लिख लीजिएगा, तो ये आपके 200 वर्ड्स में तैयार हो जाएगा। उसके बाद आता है देखिए पंचायत समिति की शक्तियाँ और कार्य। अब इसमें हमें क्या देखना है कि हम इनको वैसे ही याद करेंगे जैसे हमने ग्राम पंचायत की याद की थी, यानी कि 3 हेड्स बनाएंगे, प्रशासनिक कार्य जो कि बिल्कुल वही हैं जो पंचायत के काम होते हैं, इसीलिए आपको ये कॉमन याद कर लेने हैं। दूसरा है आर्थिक अवसंरचना से संबंधित कार्य, और तीसरा है सामाजिक अवसंरचना से संबंधित कार्य। अब आर्थिक अवसंरचना से संबंधित कार्य भी बिल्कुल वही हैं। देखिए क्या है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। उस 11वीं अनुसूची में वो 29 विषय दिए गए हैं जिन पर कि ग्रामीण स्थानीय प्रशासन या पंचायती राज व्यवस्थाओं को काम करने हैं। तो आप किसी भी बुक में वो लिस्ट पढ़ेंगे ना, तो उन्होंने क्या किया है, उस 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय दिए गए हैं ना, उनको एज इट इज़ उठाते हैं और उनको छाप देते हैं। तो आपको ये सेम याद करने हैं, लेकिन अब आप ये ध्यान रखिए कि एक अच्छा लर्नर्ड स्टूडेंट कौन होता है जिसको कि दोनों के बीच का डिफरेंस समझ आता हो। तो सेम चीज़ें आप जो भी पूछा उसमें लिख के आएंगे तो वो टीचर को ठीक इम्प्रेशन नहीं पड़ता कि आपने ठीक ढंग से याद नहीं किया, उसको कैटेगराइज नहीं किया। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आपको ये चीज़ें किस तरह से देखनी है। देखिए पहली बात तो आर्थिक अवसंरचना से संबंधित जैसे हम बातें करें तो सेम पॉइंट हैं जो ग्राम से संबंधित हैं। अब आप देखिए मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताती हूँ। जैसे हमको मान लीजिए कृषि से संबंधित याद करना है, तो सेम दोनों में है, कृषि विस्तार सहित कृषि, दोनों का हेडिंग सेम है। लेकिन ग्राम पंचायत क्या काम करेगी कि वो कृषि और बागवानी को विकास को बढ़ावा देगी, बंजर भूमि का विकास करेगी और चरागाहों का विकास करेगी।
जबकि पंचायत समिति इन कामों को करने के साथ साथ बागवानी और पौधशालाओं का रखरखाव भी करती है। जो बीज उगाने वाले हैं रजिस्ट्रीकृत, उनके बीजों के वितरण में सहायता करती है। खाद और उर्वरकों का लोकप्रिय बनाने और उनका वितरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खेती के उन्नत तरीकों का प्रचार प्रसार करती है। अपने क्षेत्र में नकदी फसलों के विकास को प्रोत्साहित करती है। सब्जी फलों की खेती को प्रोत्साहित करती है। कृषि के विकास के लिए जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ होती हैं, साख सुविधाएं होती हैं, उनको उपलब्ध कराने में सहायता करती है और कृषकों के प्रशिक्षण और प्रसार क्रियाकलाप पर भी ध्यान देती है। अब आप देखिए, ग्राम पंचायत एक छोटा संगठन है ना, तो वो अपने गांव से रिलेटेड जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उन्हीं पे काम करती है। लेकिन पंचायत समिति ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काम कर रही है, ज़्यादा एरियाज़ को कवर कर रही है और ज़्यादा एरिया के साथ साथ उस पर्टिकुलर वर्क के ज़्यादा डायमेंशंस को भी कवर कर रही है। वो सिर्फ खेती बागवानी को बढ़ावा देने और चारागाह विकास की बात करते हैं, जबकि ये लोग जो हैं पंचायत समिति, ये देखिए कितने तरह के बीज वितरण हो, क्रेडिट हो, खेती के उन्नत तरीके हों, नकदी फसल का विकास हो, इन सारे कामों का बढ़ावा देती है। उसके बाद देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से भी देती हूँ। जैसे कि हम बात करते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, मान लीजिए पंचायतों को काम करना है पढ़ाई क्या, वो कहाँ चला गया पॉइंट, जैसे शिक्षा का हम अगर देखते हैं ना, प्राथमिक शिक्षा, तो ग्राम पंचायत के जो क्या काम होते हैं कि वो साक्षरता के लिए जन चेतना उत्पन्न करती है, ग्राम शिक्षा समितियों में भाग लेती है और विशेष रूप से लड़कियों की एजुकेशन को आगे बढ़ाने में रोल निभाती है। जबकि पंचायत समिति ये सब काम तो करेगी, उसके साथ साथ वो प्राथमिक विद्यालय भवन और अध्यापक जो आवास होते हैं उनके निर्माण, मरम्मत और रखरखाव का काम भी देखती है। उसके अलावा सामाजिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए युवा क्लब, महिला मंडल, इनकी गठन की भी व्यवस्था करती है और उनको बढ़ावा देती है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के गरीब विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकें हों, उनको छात्रवृत्तियाँ दी जाएं, उनके लिए पोशाक हो और अन्य प्रकार के और प्रोत्साहन हो, इस पर भी ध्यान देती है। तो कुल मिलाकर मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ वो ये कि जहाँ पर भी किसी भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ब्रॉड आस्पेक्ट की ज़रूरत होती है, वहाँ पर पंचायत समिति काम करती है। आप इसको ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा कामों में कि पता नहीं कृषि में ग्राम पंचायत भी यही काम कर रही है और पंचायत समिति भी यही काम कर रही है। इसका मैं आपको एग्जांपल देखिए ऐसे समझा सकती हूँ, एक कि मान लीजिए किसी पंचायत समिति में 4 या 5 गांव हैं। उस पंचायत समिति के उन 4-5 गांव में मूंगफली की खेती बहुत अच्छी होती है। ये तो अगर आप ग्रामीण व्यवस्था से जुड़े हुए हैं तो आप ये बात समझ जाएंगे कि किसी गांव में किसी खेती की ज़मीन उस खेती के लिए बहुत अनुकूल होती है, तो वहाँ पर उसी फसल को ज़्यादा पैदा किया जाता है। तो मान लीजिए मूंगफली के लिए वो बहुत उपयुक्त है, तो वहाँ मूंगफली की खेती की जाती है। अब वो ग्राम पंचायत जिसका गठन किया गया है वो वहाँ पर मूंगफली की खेती को प्रोत्साहित करेगी और वो अपनी पंचायत समिति में वो सरपंच जब जाएंगे तो वो ये बात रखेंगे कि हमारे गांव में मूंगफली की खेती है, अभी ये नया वाला कीड़ा इसमें आ गया है मूंगफली में, तो हम चाहते हैं कि आप नए प्रकार का कोई कीटनाशक जो है वो किसानों में वितरित कराएं और ऐसे कराएं। ये बात पंचायत समिति, जब ऑर्गेनिक लिंकेज है तो उसका जिला परिषद से भी है। जिला परिषद जो कि मॉनिटरिंग और सुपरविजन एजेंसी होती है, बड़े स्तर की योजनाएं वही बनाती है, वहाँ जिला परिषद तक ये बात पहुँचती है कि हमारी पंचायत समिति के इन गाँव में मूंगफली की खेती है और हम चाहते हैं कि उनको इस रूप में बढ़ाया जाए। तो जो पंचायत समिति को फंड मिलेगा उसमें जो उन गांव होंगे जिनमें कि पर्टिकुलरली मूंगफली की खेती होती है, उनके लिए जो विशेष पैकेज आएगा वो लागू किया जाएगा और उसको लागू करने का काम कौन करेगा? ग्राम पंचायत का काम करेगा। तो ये इस तरह से लिंकेज बना हुआ है खेती के काम के लिए। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ऐसा ही सभी जगहों पर है। तो आप इन्हीं 3 हेड्स में करेंगे, प्रशासनिक कार्य भी, आर्थिक अवसंरचना से संबंधित भी और सामाजिक अवसंरचना से। पंचायत समिति के 2-3 पॉइंट्स अलग हैं जो कि मैंने लिख भी दिए हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा।
पंचायत समिति तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी काम करती है, सांख्यिकी एकत्रित करने का काम करती है और सहकारिता को स्पेशली प्रमोट करने के लिए, कोऑपरेटिव सिस्टम को प्रमोट करने का काम जो होता है वो पंचायत समिति के स्तर पर किया जाता है, ये ग्राम पंचायतों के स्तर पर नहीं किया जाता है। तो अब आपको कैसे समझने की ज़रूरत है इसका? ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए अति महत्वपूर्ण एजेंसी के रूप में होती है पंचायत समिति। ग्राम पंचायतों को उनके काम को लागू करने के में तकनीकी सहायता देती है, पंचायतों के कार्यों का लेखा जोखा रखती है, पंचायतों के बजट निर्माण और वित्तीय प्रशासन में मार्गदर्शन देती है और पूरे खंड की एकीकृत योजना का निर्माण और क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी होती है। तो ये डिफरेंस ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के कार्य और शक्तियों में होता है। आई होप आपको ये ठीक से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन है तो एज़ यूजुअल ऑलवेज़ मैं कहती हूँ आपसे, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो हम करेंगे जिला परिषद। थैंक यू सो मच।